बल्कि उससे कहीं पहले दबी हुई थी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कभी डॉक्टर बनना चाहता था। कैसे सिर्फ 15 साल की उम्र में बुरहान आतंक के रास्ते पर चला गया और किन हालात ने उसे इतना खतरनाक बना दिया कि 22 साल की उम्र में भारतीय सेना ने उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। चलिए इस कहानी को रहस्य टॉक शो पर शुरू से शुरू करते हैं। 19 सितंबर 1994 को जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके के छोटे से गांव दादसरा के एक आम परिवार में बुरहान का जन्म हुआ। बुरहान के पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक और माँ एक साधारण गृहिणी थी। वह पढ़ाई में तेज, व्यवहार में शांत था। स्कूल के दिनों में किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन बंदूक की भाषा बोलेगा, लेकिन जिस मिट्टी में वह बड़ा हो रहा था वहाँ बचपन जल्दी खत्म हो जाता है। त्राल इलाका दशकों से अलगाववाद और आतंक की आग में सुलग रहा था। आए दिन मुठभेड़, कर्फ्यू, सायरन और गोलियों की आवाज, यही उसका बचपन था। फिर आया साल 2010। बुरहान तब 16 साल का था। ये उम्र सपने देखने की होती है, लेकिन उसी साल एक घटना ने उसके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। 11 जून 2010 को पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने सीमा पर ही ढेर कर दिया। उधर पाकिस्तान ने जवाब सड़कों पर ढूंढा। श्रीनगर में पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। हालात बेकाबू होने लगे तो सुरक्षा बलों को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। उसी अफरा तफरी में एक गैस शेल 16 साल के तुफैल मटू की गर्दन पर आ लगा और कुछ ही पलों में एक जिंदगी खत्म हो गई। बस फिर क्या था, पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया और उसने अपने स्लीपर सेल आतंकियों को सड़कों पर दंगा फसाद फैलाने का फरमान पहुंचा दिया। शाम ढलते ही श्रीनगर की गलियों में अजीब बेचैनी फैल जाती थी। दिन में जो पत्थर हवा में उड़ते, रात को वही अफवाहों में बदल जाते। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, कहीं आगजनी, कहीं झड़प, कहीं किसी की मौत। अगले 4 महीने कश्मीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कई जगह ये आंदोलन हिंसा में बदल गए। हालात काबू में रखने और अपनी जान बचाने के लिए फौज को भी बल प्रयोग करना पड़ा। नतीजा, चारों तरफ भगदड़, डर और मातम का माहौल फैल गया। अलग अलग घटनाओं में कुल 124 लोगों की जान चली गई। यही वो दौर था जब बुरहान के भीतर दबी नफरत ने सांस लेना शुरू किया। सेना के लिए उसके मन में पहले से जो चिंगारी थी वो अब धीरे धीरे आग का रूप लेने लगी थी। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक छोटा सा वाकया जिसने सब कुछ बदल दिया। सितंबर 2010 के आखिरी दिनों में बुरहान के पड़ोस में एक औरत की मौत हो जाती है। गांव में रिवाज था कि मातम वाले घर में पड़ोसी खाना भेजते हैं। उसी रिवाज के तहत बुरहान के पिता ने अपने बड़े बेटे खालिद को बाजार भेजा। साथ में हिदायत दी कि सामान लेते वक्त बुरहान को उसके ननिहाल से भी ले आना, घर में मेहमान ज्यादा हैं। खालिद सामान लेकर बुरहान को साथ लेता है और दोनों घर लौटने लगते हैं। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर सीआरपीएफ और इसौजी के जवान उन्हें रूटीन जांच के लिए रोक लेते हैं। तलाशी के बाद जवान उनसे कहते हैं कि बाजार से उनके लिए भी खाने का कुछ सामान ले आएं, क्योंकि प्रदर्शन के चलते वे गांव के भीतर नहीं जा सकते थे। लेकिन बुरहान के भाई खालिद ने मना कर दिया। बस यही बात बिगड़ गई। बहस हुई, दोनों तरफ से आवाजें तेज हुई। कुछ देर बाद दोनों भाई वहां से निकल तो गए, लेकिन उस चेक पोस्ट पर जो हुआ वो बुरहान के दिमाग में अटक गया। घर लौटने के बाद वह बार बार माता पिता से एक ही बात कहता, अगर उस दिन मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं उन्हें गोली मार देता। घर वालों ने इसे गुस्से में कही बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही गुस्सा एक दिन पहचान बन जाएगा। फिर आया 16 अक्टूबर। रोज की तरह बुरहान ने माँ से खाना मांगा। खाना उसने चुपचाप खाया और फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह कपड़ों का एक थैला लेकर बाहर निकला और बोला कि मैं दर्जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन वो दर्जी के पास कभी नहीं पहुँचा। उस दिन बुरहान सीधे उन लोगों तक पहुँच गया जो कश्मीर की आग को हवा देते थे, और वे लोग थे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी। पाकिस्तान समर्थित ये संगठन 80 के दशक में सिर्फ एक मकसद से बनाया गया था, और वह मकसद था कश्मीर में शांति को कभी टिकने न देना। 90 के दशक में उन्होंने अपना पहला खून किया, फिर एक के बाद एक हमले, हत्याएं, विस्फोट उन्होंने किए। कभी उन्होंने पुलिसकर्मी को पेड़ से लटकाया गया, तो कभी जवानों को दिन दहाड़े मारा, तो कभी बेकसूर लोगों की जान ली, और इसी संगठन में बुरहान शामिल हो गया। अगले कई महीनों तक वह कश्मीर की पहाड़ियों में ट्रेनिंग लेता रहा। बंदूक चलाना, छिपना, हमला करना, सब कुछ उसे सिखाया गया। अगले 2 साल तक वह पर्दे के पीछे रहा। पाकिस्तान से आने वाले पैसों के सहारे वह गरीब कश्मीरी लड़कों को बहकाता रहा, कभी पैसों का लालच देकर तो कभी आजादी के सपने दिखाकर। लेकिन साल 2013 में खेल पलट गया। एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये रिकॉर्डिंग एक मारे गए आतंकी अजीज अहमद भट्ट उर्फ आरिफ खान की थी, और इसी रिकॉर्डिंग ने बुरहान वाणी को साइड रोल से निकालकर कश्मीर की सबसे खौफनाक कहानी का चेहरा बना दिया। आतंकी
तभी अजीज अहमद भट्ट आर्मी से मुठभेड़ में मारा जाता है और मरने से पहले एक वीडियो छोड़ जाता है। जब लोगों ने वीडियो देखा तो वीडियो खत्म होते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। एक मारे गए आतंकी की आखिरी आवाज और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बुरहान से कहना मेरे लिए माफी की दुआ करे। बस यही एक लाइन थी जिसने घाटी में एक नए नाम को जन्म दे दिया। अब तक जो लड़का पर्दे के पीछे था वो अचानक चर्चा के बीच आ गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये बुरहान कौन है? और देखते ही देखते वही नाम सम्मान और अपनापन बन गया, बुरहान भाई। फिर कुछ ही महीनों बाद एक और खबर आई और ये खबर थी एक एनकाउंटर की। इस बार बुरहान का करीबी साथी आदिल मीर मारा गया था। बाहर से देखने वालों को लग सकता था कि ये सब अचानक हो रहा है, लेकिन असल खेल बहुत पुराना था। सीमा पार बैठा पाकिस्तान कश्मीर की आग को ठंडा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए आतंकी भेजे जाते थे, फंडिंग आती थी और इधर भारतीय सुरक्षा बल हर उस चेहरे को मिटाने में लगे थे जो घाटी को जलाए रखना चाहता था। यही वजह थी कि एक एक करके आतंकी मारे जा रहे थे। आदिल मीर की मौत की खबर ने बुरहान के घर में बेचैनी बढ़ा दी। माता पिता हर दिन डर के साए में जी रहे थे कि अगले किसी भी पल अगली खबर उनके बेटे की हो सकती है। लेकिन ठीक उसी वक्त बुरहान ने वो चाल चली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो छुपा नहीं, वो भागा नहीं, उसे हिजबुल का सबसे कम उम्र का कमांडर बना दिया गया। और इसके बाद बुरहान ने आतंक की परिभाषा ही बदल दी। जहां बाकी आतंकी नकाब पहनकर आवाज बदलकर वीडियो जारी करते थे, वहीं बुरहान कैमरे के सामने खुलकर खड़ा हो गया। बिना डर, बिना पहचान छुपाए उसने कहा, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ। यही बात कश्मीरी युवाओं के दिल में उतर गई। एक जवान चेहरा, उन्हीं की भाषा, उन्हीं जैसा गुस्सा और ऊपर से वह नाम जो एक बड़े आतंकी की आखिरी इच्छा में लिया गया था। अब सोशल मीडिया पर उसके वीडियो, उसकी तस्वीरें, उसकी बातें घूमने लगी। वो आजादी के सपने दिखाता, हथियारों का लालच देता और कहता, तुम लड़ोगे और एक दिन इतिहास बनाओगे। गरीब और बेरोजगार लड़कों को ये सब शॉर्टकट लगने लगा, नाम, ताकत और पहचान पाने का रास्ता। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि घाटी में शायद ही कोई नौजवान होगा जो ये न जानता हो कि बुरहान वाणी कौन है। कभी बैंक मैनेजरों को धमकी, कभी पुलिस वालों को खुला चैलेंज, और यह सब कुछ खुलेआम कैमरे पर होता। कुछ ही महीनों में उसने 60 से ज्यादा लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया। पहले लड़कों को सीमा पार भेजा जाता था, लेकिन अब कश्मीर के अंदर ही आतंक की पौध तैयार होने लगी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे उसे हीरो मानने लगे थे। सेना समझ चुकी थी कि आज इसकी टुकड़ी छोटी है, लेकिन अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाला कल कहीं ज्यादा खून मांगेगा। और यहीं से उलटी गिनती शुरू हुई। उसके सिर पर 10 लाख का इनाम रखा गया। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। स्पेशल फोर्स हर हरकत पर नजर रखने लगी। फिर आया 13 अप्रैल 2015। बुरहान का भाई खालिद अपनी माँ से कहता है, मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो अपने भाई से मिलने बूछू बेल्ट के कमला जंगल की तरफ बढ़ रहा था। ये खबर पहले ही सुरक्षा बलों तक पहुँच चुकी थी। जंगल में जवान घात लगाए बैठे थे। घंटों इंतजार हुआ। दोपहर करीब 4:30 बजे हलचल हुई। डबल चेक हुआ और कंफर्म हो गया कि बुरहान वहीं मौजूद है। गोलियां चलनी शुरू हो गईं। हर तरफ बारूद की गंध फैल गई। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन जंगल के एक कोने से अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सुरक्षा बलों पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया गया। जंगल के ऊपर अचानक धुएं की मोटी चादर फैल गई। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया और वहीं कुछ सेकंड काफी थे। जब धुआं छटा तो बुरहान अपने साथियों के साथ गायब हो चुका था, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। लेकिन इस मुठभेड़ ने एक ऐसी कीमत ली जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। उस दिन बुरहान का भाई खालिद मारा गया। खबर त्राल पहुंची और आग की तरह फैल गई। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। नारे, पत्थर, गुस्सा, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि रातों रात पूरे कश्मीर में सख्त लॉकडाउन करना पड़ा। हर गली, हर मोड़ पर सुरक्षा बल तैनात हो गए। अब मामला सिर्फ छुपने और बचने का नहीं था, ये बदले की जंग बन चुकी थी। एक तरफ बुरहान था जो किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था, तो दूसरी तरफ हमारी सेना जो इस आग को जड़ से बुझाने पर उतर आई थी। अगले कई महीनों तक घाटी में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। कभी बुरहान एक कदम आगे तो कभी सुरक्षा बल। लेकिन जून 2016 में बुरहान ने वो चाल चली जिसने उसकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। बर्फ पिघल चुकी थी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी और ठीक उसी वक्त बुरहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दिया। वीडियो में वो बड़े सधे लहजे में बोल रहा था, यात्रियों, कश्मीरी पंडितों या आम लोगों पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्स अमरनाथ में तैनात होगी वो हमसे बचकर दिखाए। ये कोई धमकी नहीं थी, ये सीधा ऐलान था और पूरा कश्मीर उबल उठा। भारतीय सेना ने भी इस चुनौती को उसी अंदाज में खुले तौर पर लिया। अब टकराव तय था। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि ये लोग उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों से आए थे और अनंतनाग में हिजबुल के एक्टिव आतंकियों से संपर्क में थे। जब उनके फोन खंगाले गए तो परत दर परत सच सामने आने लगा। ये
ये लोग बुरहान और उसके साथियों तक हथियार पहुंचाने और छुपने की जगह दिलाने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे। कुछ दिन सख्त पूछताछ के बाद एक नया नाम सामने आया और यह नाम था एक टाटा सूमो ड्राइवर का। पूरा इलाका अलर्ट पर डाल दिया गया। कुछ ही घंटों में वायरलेस पर सूचना आई कि टाटा सूमो ड्राइवर अनंतनाग के आसपास पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 2 अज्ञात आतंकियों को बमधुरा गांव में छोड़ा था। यह गांव केरनाग बेल्ट में पड़ता था। खबर पक्की थी, लेकिन सवाल वही था, क्या उनमें से एक बुरहान था? जवानों ने कोई रिस्क नहीं लिया। 8 जुलाई 2016 शाम ढल रही थी। बमधुरा गांव पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से ठीक पहले आती है। 19 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। घर दर घर तलाशी शुरू हुई, लेकिन समय बीतता गया। हर दरवाजा खुला, हर कमरा देखा गया, लेकिन न बुरहान मिला और न कोई आतंकी। ऐसा लगने लगा जैसे शिकार हाथ से फिसल चुका है। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई घंटों की तलाशी के बाद जवानों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि आज भी बुरहान हाथ नहीं आएगा। यही सोचकर टीम इलाके से निकलने ही वाली थी कि अचानक उनकी नजर उस जर्जर मकान पर पड़ी जिसे पहले ही एक बार देखा जा चुका था। टूटी दीवारें, झुकी छत और बाहर खड़ा एक बूढ़ा आदमी। सब कुछ इतना सामान्य था कि शक की कोई वजह नहीं लगती थी। एक जवान यूं ही बिना किसी उम्मीद के उस घर की तरफ बढ़ा। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही बोला, अंदर कोई नहीं है, और यह कहकर घर के भीतर चला गया। जवान ने भरोसा किया और वापस मुड़ गया, लेकिन यही भरोसा अगले कुछ सेकंड में बारूद बन गया। अचानक उस मकान के अंदर जोरदार धमाका हुआ। पूरे गांव में AK-47 की गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शांत बमधुरा जैसे झटके से जाग उठा। घर, पेड़, जमीन सब कांप उठे। जवानों ने पल भर में कवर ले लिया। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। तभी उसी मकान से एक रॉकेट लॉन्चर दागा गया। धमाका ठीक वहीं हुआ जहां जवान पोजीशन लिए हुए थे। धूल, धुआं और आग, सब कुछ एक साथ। अभी टीम संभल ही रही थी कि एक गोली सीधा एसओजी के एक जवान की छाती पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट ने जान बचा ली, लेकिन अब हालात साफ थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से जवाबी फायर शुरू हुआ। जवान घर को घेरते हुए आगे बढ़ने लगे। गोलियों की बौछार देखकर अंदर मौजूद आतंकी कुछ पल शांत हो गए। टीम धीरे धीरे घर के नजदीक पहुंची ही थी कि अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई। इस बार ग्रेनेड भी फेंके जाने लगे। जवान वहीं जम गए, बिल्कुल बर्फ की तरह स्थिर। आतंकियों ने समझ लिया कि फौज आगे नहीं बढ़ रही। मौका देखकर वे चारों दिशाओं में गोलियां चलाते हुए घर के पिछले दरवाजे से भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, तस्वीर साफ हो गई। 2 आतंकी थे और उनमें से एक था खुद बुरहान वाणी। भागते हुए दोनों ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि एक स्नाइपर ने अपनी सांस फोकस करने के लिए रोकी। एक सटीक निशाना लगाया और बुरहान का साथी वहीं ढेर हो गया। अपने साथी को गिरते देख बुरहान बौखला गया। वो जान बचाने की आखिरी कोशिश में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेकिन भारत को मिटाने के सपने देखने वालों को हमारी सेना जमीन से मिटा देती है। बुरहान की गोलियां खत्म होने से पहले ही जवानों की मैगजीन खाली हो चुकी थी। कुछ ही पलों में बुरहान वाणी भी ढेर हो गया और लाल किले से तिरंगा उतारने का सपना खुद एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। कुछ इस तरह बुरहान वाणी की कहानी खत्म हुई। वो चला गया, लेकिन उसके माता पिता हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठे। पाकिस्तान के बहकावे में आकर भटके युवा हथियार उठा लेते हैं, पर पीछे छूट जाने वाले घरों, माँ बाप और टूटे परिवारों के बारे में कोई नहीं सोचता। आखिर में कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद का कमेंट लिखकर भारतीय सेना का हौसला जरूर बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।